लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सभी साउथ कोरिया के यस रैंक हंटर टनल के अंदर जा चुके थे। आगे हमें डिस्ट्रॉय नंबर 2 कागा शिप को दिखाते हैं, जिससे ब्लेड गिल्ड का वाइस मास्टर सुगीमोटो ऑपरेट कर रहा होता है। सुगीमोटो कहता है अब हमें अपना ऑपरेशन शुरू करना चाहिए, जैमिंग सिग्नल को एक्टिवेट कर दो। और तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय जैमिंग सिग्नल को एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं कि ऊपर से एक सैटेलाइट पूरे जेजू आइलैंड में जैमिंग सिग्नल को भेज देता है। अब इसकी वजह से एंड्स क्वीन की हक की आवाज नहीं सुन पाएंगे। आगे हम देखते हैं कि सभी जैपनीज हंटर 2 के टीम में आइलैंड के चारों तरफ है। हमें टीम बी ब्राओ को दिखाया जाता है, जहाँ एंड्स को कटा हुआ देख के कुमामोटो को अच्छा फील नहीं हो रहा होता। कनाई कुमामोटो से कहता है अब हम सबके साथ तुमको इन चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए, अगर तुम डाल नहीं पाए तो तुम मारे जाओगे। आगे हमें मारी की टीम को दिखाते हैं। अभी इनको ये पता नहीं है कि साउथ कोरिया की टीम ऑलरेडी टनल के अंदर जा चुकी है, क्योंकि मारी कहती है साउथ कोरिया की टीम जब तक एंड को मारने आ जाएगी, इससे पहले तो हम इन एंड को काफी आसानी से मार देंगे। तात्सुमी आगे पूछता है कि केंजो की टीम कहाँ पर है। मारी कहती है कि वो अभी टैग खेल रहा है। मुझे लगता है कि वो एक एक करके उन एंड के विंग्स को फाड़ रहा है। ये सुन के तात्सुमी कहते हैं क्या वो कोई बच्चा है क्या? लगता है ये सब करके उसे काफी मजा आता है। फिर हमें टीम डी डेल्टा को दिखाते हैं। टनल के अंदर से काफी ज्यादा फ्लेम्स को देख के केई कहता है टनल के अंदर से काफी आतिशबाजी आ रही है। इजावा कहता है शायद वो चोई जोंग होगा। आगे हम देखते हैं कि केई ने अपनी आइस वाली पावर का यूज करके काफी सारी एंड्स को जमा कर दिया होता है। आगे केई कहता है मेरी आइस और उसकी फायर, क्या होगा अगर हम दोनों एक दूसरे से भिड़ जाए? ये सुन के इजावा कहता है तो फिर कोल्ड और आइस एक साथ होगा। आगे हमें टनल के अंदर दिखाते हैं, जहाँ ये लोग कह रहे होते हैं ये जगह बाइनो दाम है, ये कभी अपनी सुंदरता के लिए फेमस हुआ करती थी, पर अब देखो ये एक बेकार लैंड बन के रह गया है। अब ये और कुछ नहीं बस उन एंड की कॉलोनी है। आगे चोई जोंग कहता है मैं अपने फ्लेम प्रिजन को तभी यूज करता हूँ जब मुझे अपने एनिमीज को बांधना होता है, लेकिन अभी मैं इसे एक शील्ड की तरह यूज कर रहा हूँ। ये शील्ड बी रैंक और उससे लो रैंक के एंड्स को अंदर आने से रोक देगी। चलो अब मैं हमारे लिए रास्ता ढूंढता हूँ। आगे हम देखते हैं कि चोई काफी सारी फ्लेम्स के बॉम्ब बनाता है, जिससे वो टनल के हर एक कोने में फेंक देता है। फ्लेम्स के बॉल इधर उधर रिफ्लेक्ट हो रहे थे। इसे देख के बेक काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, ये खतरनाक हो सकता है। चोई उसे कहता है ये जगह किसी लिबरी अर्थ की तरह है, अगर हम किसी गलत जगह में गए तो हम इस फायर बॉल की तरह फिर से इसी जगह पे आते रहेंगे। आगे हम देखते हैं कि चोई को एक ऐसा होल मिल जाता है जिसके अंदर से उसका जो फ्लेम का बॉल होता है ना, वो एक्सप्लोड नहीं होता। इससे वो समझ जाता है कि यही रास्ता है। वो सबसे कहता है लगता है यही टनल है जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। बेग चोई के इस नजारे को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है क्या बात है, चोई जैसा कोई हमारे टीम में होना ये किसी आश्वासन की तरह है। फिर चोई सबको अंदर चलने के लिए कहता है। आगे हमें जिनो को दिखाते हैं, जो अपने डेली क्वेस्ट को पूरा कर देता है। वो मन में कहता है वैसे तो एरिया काफी खाली रहता है, पर आज तो यहाँ पे एक भी पर्सन नहीं है। क्या जेजू आइलैंड की ब्रॉडकास्टिंग चालू हो गई है? साउथ कोरिया और जापान के हंटर, इनमें कोई शक नहीं कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे ब्रॉडकास्टिंग देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से जाए तो मेरे बिना भी वो इस रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के कैपेबल है। आगे हम देखते हैं कि इन सभी ने टनल के अंदर जितने भी एंड बची हुई थी ना, उन सबको खत्म कर दिया है। चोई जोंग कहता है हमारा जो कुछ एंड टनल के अंदर में ही होगी, इसका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था। लिमग्यू कहता है मैं इन क्रिएचर को पहली बार देख रहा हूँ, क्या ये क्वीन के रॉयल गार्ड्स हैं? ये तो काफी कमजोर है। उनकी आंखों को देखो, वो कैसी बिगड़ी हुई है। लगता है ये खास एंड इन डार्क टनल को गार्ड करने के लिए ही इवॉल्व हुई थी। इससे तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। अगर ये रॉयल गार्ड नहीं है तो हम इन्हें फायर पावर से उड़ा सकते हैं। ये सब सुन के ब्यूंग कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि क्वीन यहाँ पे होगी? क्या होगा अगर उसने अपने चिल्ड्रंस को धोखा दिया हो और खुद यहाँ से भाग गई हो? वह कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, वो बस एंड्स ही है, और वैसे भी देखा जाए तो हम इस आइलैंड पे है, यहाँ पे भागने के लिए कोई भी जगह नहीं है। आगे कैमरामैन अपने मन में कहता है यह काफी ज्यादा अंधेरा है, मुझे पता नहीं कि मेरा कैमरा इधर रिकॉर्ड भी कर पा रहा है या नहीं। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि हेडक्वार्टर में जो स्टाफ है वो अच्छी एडिटिंग कर लेंगे। फिर ये सभी और भी आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाती है वो उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे काफी सारे एग्स होते हैं। ये सब देख के बेक कहता है ये सब यहाँ है, इसका मतलब ये है कि क्वीन का चैम्बर आसपास ही है। फिर चोई कहता है जिन एंड्स को हमने अभी अभी मारा था वो इन एग को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इन सब एग को मैं आग लगा दूंगा। तभी चाइन कहती है सभी फूटे हुए एग्स में से वहाँ पे काफी बड़ा एग है, उसे देखो। उसे देख के ब्यूंग कहता है वो एंड का एग हो ही नहीं सकता, आखिर उस फूटे हुए एग में से क्या निकला होगा? क्या कोई रॉयल गार्ड?
तभी बेक कहता है हमारा काम है क्वीन को हराना, तो बाकी सब चीजों के बारे में भूल जाओ। फिर बेक मन में कहता है मैं बिंगो को उसके बातों के लिए दोष नहीं दे सकता, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो इतना इन चीजों से पीछे क्यों हट रहा है, उसका कारण ये मॉन्स्टर्स है। आगे अकारी केंजो से कहती है केंजो तुम बहुत ही गंदे हो। केंजो कहता है मैंने जितना सोचा था ये एंड उससे भी ज्यादा दिक्कत देने वाली निकली। उन्होंने मुझ पे मिलिट्री टैक्टिक से अटैक किया और बैटल के फॉर्मेशन के टाइम वो उड़ने लगी। मुझे लगता है मैंने 30 को तो मारा है, लेकिन वो मेरे कंधे और कमर पे घाव देने में कामयाब रहे। शिमोजी कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हील करूं, लेकिन उसके लिए कुछ प्राइस लगेगी। केंजो कहता है अपनी बकवास को बंद करो और जल्दी से मुझे हील करो। लेकिन शिमोजी कहती है पर मुझे तुमसे कुछ चाहिए था, और इस बार तो मैं पैसे की भी बात नहीं कर रही। केंजो कहता है तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो पता है तुम मुझसे ज्यादा पैसे बना लेती हो, तुम इतनी यंग हो और पैसे के लिए इतना क्यों पागल हो, जल्दी करो वो एंड्स आ रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिमोजी का गला अचानक से कट जाता है। ये देख के केंजो और तात्सुमी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। केंजो तुरंत सबको केयरफुल रहने को कहता है। वो उस बड़े वाले एंड पे अटैक करने जाता है, लेकिन उसका भी गला कट जाता है। तात्सुमी भी उस पे अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो एंड काफी ज्यादा तेज होती है कि तात्सुमी भी कुछ भी नहीं कर पाता, और वो एंड तात्सुमी का भी गला काट डालता है। आगे हमें टनल के अंदर दिखाते हैं, जहाँ इनके सामने क्वीन के रॉयल गार्ड्स आ जाते हैं। डोंगुक एक रॉयल गार्ड से लड़ रहा था। वो अपने मन में कहता है तो ये है क्वीन के रॉयल गार्ड्स, ये किसी यस रैंक के बराबर है, लेकिन आखिर में है तो ये बीस्ट ही ना। ये हंटर की तरह अलग अलग टैक्टिक्स का यूज नहीं कर सकते, इनकी मूवमेंट लिमिटेड है। हम देखते हैं कि डोंगुक अपनी शील्ड का यूज करके रॉयल गार्ड को पीछे ढकेल देता है और तुरंत चाइन को आवाज दे देता है। चाइन अपने स्वॉर्ड से रॉयल गार्ड के सर में स्टैब करके उसको पूरा बीच में से काट डालती है। तभी उसके सामने दूसरा रॉयल गार्ड भी आ जाता है। चाइन अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसे भी काट डालती है। आगे वो कहती है इनकी बॉडी जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा कठोर है। आगे डोंगुक पैनिक होके कहता है रेगुलर एंड से ये रॉयल गार्ड्स अलग है, अच्छी बात है कि ये ज्यादा नहीं है। तभी ब्यूक कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ बैकअप देने के लिए। ये सुन के बेक ब्यूंग से कहता है मुझे लगता है कि तुम हमेशा भीगी बिल्ली बन के नहीं रहते। ब्यूंग बेक से कहता है तुम अपनी बात करो, किसी नौसिखी की तरह एक्टिंग करना बंद करो। आगे हम देखते हैं कि ब्यूंग भी अपनी वैंड से उस एक रॉयल गार्ड एंड को मार डालता है। वो कहता है कि क्या तुम भूल गए, अगर तुमने इनका सर भी कुचला हो फिर भी ये कुछ समय के लिए जिंदा रहती है, तुम्हें इनके शरीर को काटना होगा या फिर तुम्हें इन्हें किसी अच्छे कारण के लिए मार डालना होगा। ये सुन के बेक कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, क्वीन के रॉयल गार्ड चैम्बर में है पर क्वीन यहाँ पे नहीं है, पर ये जो गार्ड है ये ओल्ड जनरेशन के लग रहे हैं। ये मेरा गेस है, मुझे लगता है कि ये फर्स्ट जनरेशन के थे इसलिए इन्हें बाहर निकाल दिया है। इसका मतलब ये कि सेकंड जनरेशन की एंड्स कार्ड्स आगे हमारा इंतजार कर रही होगी। आगे बिंगो अपनी मैजिक बुक से स्पेल कास्ट करते हुए कहता है तो अब तुम्हें तैयार रहना चाहिए। हम देखते हैं कि सबकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, साथ ही उनके सामने काफी सारी एंड्स आ जाती है। डोंगुक कहता है कैसा रहेगा अगर हम सब 10-10 एंड को खत्म करें। ये सुन के बिंगो कहता है मेरे पास बस ए रैंक के कॉम्बैट स्किल्स है, मैं सिर्फ 1 या 2 को ही संभाल पाऊंगा। तभी बेक उसे कहता है तुम्हें सच में लगता है कि हम इतने पागल हैं कि कॉम्बैट के लिए हम किसी हीलर पे निर्भर होंगे? तुमने जो अभी हम सबको पावर अप दिया है वो काफी है, तुम बस पीछे खड़े रहो और देखो हम इन्हें कैसे खत्म करते हैं। आगे हम इजावा और केई को देखते हैं जो भागते हुए टीम चार्ली के पास जा रहे होते हैं। इजावा कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमें जल्दी उनके पास जाना होगा क्योंकि अचानक से उनके साथ हमारा कांटेक्ट लॉस्ट हो गया। आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ? केई कहता है थोड़ा धीरे हो जाओ। आगे वो उस जगह पे आ जाते हैं। इजावा कहता है ये वही जगह है जहाँ वो लोग थे। फिर काफी सारे डेड एंड्स को देख के वो मन में कहता है ये बैटल का सबूत है, इसे देख के लग रहा है कि उन्होंने एंड्स को काफी आसानी से हराया है। आगे केई कहता है आखिर वो लोग गए तो गए कहाँ? तभी इजावा को तात्सुमी का चश्मा दिख जाता है जिसपे खून लगा हुआ था। उसे देख के इजावा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसको उनकी लाश भी दिख जाती है। ये देख के इजावा हद से ज्यादा शॉक हो जाता है, वो काफी ज्यादा ही डर जाता है। वो कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तभी अचानक से केई अपने मास्क को निकाल के फेंक देता है और वो नीचे गिर जाता है। इजावा उसे कहता है केई क्या हुआ? केई की हालत अचानक से काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो मन में कहता है ये कितनी भयानक स्मेल है, ये इतनी सड़ी हुई है, मैंने आज तक इससे ज्यादा कुछ भी गंदा स्मेल नहीं किया। तभी वो बड़ी एंट इन पे भी हमला करने आ रही होती है। केई तुरंत अपने आइस पावर से आसपास की जगह पे बर्फ फैला देता है जिसके अंदर वो खुद को और इजावा को भी ब्लॉक कर देता है, लेकिन फिर भी वो एंट इस पे हमला कर देती है और बर्फ के अंदर होने के बाद भी केई मर जाता है। आगे हमें टनल के अंदर दिखाते हैं जहाँ इन सभी ने इधर के जितने भी एंट्स थे ना उन सभी को खत्म कर दिया होता है। डोंगुक कहता है हमने इनको मारने में कुछ ज्यादा ही समय लगा दिया।
बे कहता है नहीं, इन्हें मारने के लिए हमें बस 5 मिनट ही लगे, हमने इन्हें काफी तेजी से मारा है। आगे वो अपने मन में कहता है ये अच्छी बात है कि ब्यूंग ने हमारे ऊपर वो स्पेल कास्ट किया, एक तरीके से देखा जाए तो उसने हमें विंग्स दे दी है। फिर वो चाइन को देखते हुए अपने मन में कहता है इतने कम समय में उसने मुझसे भी दुगने एंड्स को खत्म कर दिया। यहाँ तक आने के लिए अभी तक 15 मिनट लग गए हैं और जहाँ से हम आए हैं वापस जाने के लिए हमें इतना टाइम नहीं लगने वाला। मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी हमारे पास 30 मिनट है। आगे डोंगुक अपने मन में कहता है अभी हमें ये देखना होगा कि इस रेड को कैसे कंप्लीट करें। तभी चाइन को एक स्मेल आती है, वो कहती है ये स्मेल क्वीन की ही होनी चाहिए और हाँ मुझे लगता है कि वो उसके गार्ड्स के साथ है। बेक कहता है रुको मैं देखता हूँ। वो अपनी आंखों की पावर का यूज करके देखता है और वो कहता है कि अच्छा तो वो क्वीन है, वो तो एकदम पीछे है और उसके सामने उसके 8 गार्ड्स है। सारे रॉयल गार्ड्स एस रैंक जितने स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अगर मैं डायवर्जन बना के कुछ समय बना लूं तो टीम उन्हें खत्म कर सकती है। डोंगुक चाइन से कहता है मैं क्वीन को देख लेता हूँ, क्या आप गार्ड्स को देख लेंगी? चाइन कहती है हाँ मैं उन्हें देख लूंगी, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो। आगे वो गार्ड से लड़ने अंदर घुस जाते हैं। चोई जोंग अपने फ्लेम के अटैक को तैयार कर देता है। वो कहता है नॉर्मली मुझे खुद पे काबू रखने की जरूरत होती है लेकिन आज मुझे अपना माना बचाने की कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि चोई एक काफी बड़े फायर अटैक से रॉयल गार्ड पे हमला कर देता है लेकिन तभी उसके पीछे से भी एक रॉयल गार्ड आ जाता है। लिमग्यू अपने एरो से उसे खत्म कर देता है। लिमग्यू कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। आगे बेग भी अपने मन में कहता है उसने सही कहा, हमें अभी खुद को काबू करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी मुझे बीस्ट में बदलने में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे हम देखते हैं कि बेग पूरी तरीके से एक बीस्ट में बदल जाता है और वो बदलने के साथ ही एक साथ 2 रॉयल गार्ड्स को काट डालता है। चाइन भी बेग को ऐसा देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है तो ये है बेग क्यूने का बीस्ट फॉर्म। आगे हम देखते हैं कि डोंगुक चाइन से कहता है चाइन मैं इन सबको तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। चाइन तैयार हो जाती है। वो क्वेक ऑफ प्रोवोकेशन का यूज करती है जिससे वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन पे मार के काफी बड़ा एक्सप्लोजन कर देती है। इसके वजह से सारे जो एंट के गार्ड्स होते हैं ना वो इसकी तरफ आ जाते हैं। आगे डोंगुक कहता है उन एंट्स का फॉर्मेशन टूटना चालू हो गया है। फिर वो मन में कहता है जब तक क्वीन एंट के सारे गार्ड मर नहीं जाते तब तक मुझे इसे इधर ही बांध के रखना होगा। डोंगुक क्वीन को अपने ओर आने का इशारा करता है। कैमरामैन मन में कहता है क्या अब असली बैटल शुरू होने वाली है? हमने अभी 80% से ज्यादा व्यूअरशिप की रेटिंग को गेन किया है। अच्छे एंगल के लिए मुझे और भी थोड़ा आगे जाना होगा। वो आगे जा ही रहा था कि ब्यूक उसे रोक देता है और उसे कहता है अभी हम सब एक एस रैंक गेट के बॉस के लेयर में हैं। तुम्हारी जिंदगी की यह कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला। अगर तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहते हो तो चुपचाप मेरे पीछे ही रहो। असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। ब्यूंगो को ऐसा देखते हुए कैमरामैन मन में कहता है लोग कहते हीलर्स कॉम्बैट में अच्छे नहीं होते पर ये पक्का झूठ है। मैं एक ए रैंक का हूँ और मैं फील कर पा रहा हूँ कि वो मुझसे भी अच्छा फाइटर है। आगे हम देखते हैं कि टीवी पे हर कोई इनकी ही न्यूज देख रहा होता है। जैसे जैसे न्यूज आगे बढ़ते हैं हमें ये पता चलता है कि हंटर ने सारे गार्ड को मार दिया है, अब बस क्वीन ही बच गई है। आगे हमें हेडक्वार्टर के स्टाफ को भी दिखाते हैं जिनमें से एक स्टाफ कहता है सर अभी हमें हमारी व्यूवरशिप की रेटिंग 85% से भी ज्यादा हो गई है। दूसरा स्टाफ कहता है नाइस, हमने रिकॉर्ड बना लिया है। नरेटर हमें बताता है कि साउथ कोरिया अब उन कंट्री के लिस्ट में आएगा जिन्होंने एस रैंक गेट को क्लियर किया है। अभी तक सिर्फ यूएसए, चाइना, रशिया और फ्रांस इन्हीं देशों के नाम लिस्ट में है। आगे हम देखते कि सारे हंटर क्वीन के पास आ जाते हैं। लिमग्यू काफी सारे एरो से क्वीन पे अटैक कर देता है और ये सारे एरोस क्वीन को लग भी जाते हैं जिससे क्वीन की हालत खराब हो जाती है। आगे बेक अपने पंजों से क्वीन के पैर पे अटैक कर देता है। वो कहता है अब हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक क्वीन उनके गार्ड के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी क्वीन अपने मुंह से कुछ जहरीले लिक्विड को बेक और डोंगू पे छोड़ देती है जिससे बेक और डोंगू का शरीर जलने लगता है। तभी बीम पीछे से अपने हीलिंग स्पेल से तुरंत बेक और डोंगू को हील कर देता है। वो हंसते हुए क्वीन को कहता है तुम्हें मुझे निशाना बनाना चाहिए था। क्वीन सीधा ब्यूक पे अटैक करने के लिए आ जाती है लेकिन तुरंत उसके सामने डोंगुक अपनी शील्ड लेके आ जाता है और क्वीन को उधर ही रोक देता है। वो क्वीन से कहता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें हमारे हीलर पे अटैक करने नहीं दूंगा। आगे चोई सबको पीछे हटने को कहता है और काफी तगड़ी फायर से क्वीन पे अटैक कर देता है। बेक मन में कहता है अभी तो इस क्वीन का काम खत्म है, मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, इसकी डेथ कगार पर है और विक्ट्री बस होने ही वाली है। लेकिन तभी क्वीन एंड अलग तरीके से चीखने लगती है। इसे देख के बेक कहता है वो क्या था, क्या वो डेथ की वजह से ऐसी चिल्लाई? नहीं, मुझे कुछ अलग ही फील हुआ, ऐसा लगा कि वो किसी को बुला रही है। तभी हमें सुगीमोटो को दिखाया जाता है। वो चिल्ला के गोतो से कहता है मिस्टर गोतो, एंट्स ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है, अब वो टनल की तरफ जा रही है। ये सुन के गोतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या जामिन सिग्नल वर्क नहीं कर रहे क्या? आखिर ये हो क्या रहा है? आगे हमें टनल के अंदर दिखाते हैं जहाँ चाइन
क्वीन के सर को काट डालती है। आगे वो कहती है ये सब खत्म हुआ ना। लिमग्यो कहता है क्या अब हम 7वीं ऐसी टीम बन गए जिन्होंने एस रैंक गेट को क्लियर किया है। लेकिन बेक कहता है रुको, कुछ तो गलत फील हो रहा है। डोंगुक भी कहता है जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं एंड्स का झुंड हमारे पास आ रहा है, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। ये सुन के चैन कहती है क्या ये कैसे हो सकता है। लिमग्यो भी कहता है पर हमारे